तो आज का विषय है न्यूरल लिंक। हमारे पास कई सारे लेख हैं, कुछ रिसर्च पेपर्स भी हैं और कोशिश ये है कि समझा जाए कि ये ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस मतलब बीसीआई तकनीक आखिर है क्या, कैसे काम करती है और भविष्य के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं। बिल्कुल। हम न्यूरालिंक के लक्ष्य देखेंगे, है ना? और इसके पीछे का जो विज्ञान है उसको भी समझेंगे। शुरुआती परीक्षण कैसे रहे, क्या सफल हुआ, क्या नहीं। और हाँ, वो जो सुरक्षा, प्राइवेसी, नैतिकता वाले गंभीर सवाल है ना, उन पर भी गहराई से बात करेंगे। क्योंकि ये अब सिर्फ किताबी बातें नहीं रहीं, सच में इंसानों पर ट्रायल हो रहे हैं इसके। तो चलिए फिर शुरू से ही पकड़ते हैं। न्यूरल लिंक ये एलन मस्क ने शुरू किया था शायद 2016 में। तो ये बनाना क्या चाहते हैं असल में? हाँ, बिल्कुल 2016 से ही है। देखिए, उनका मकसद है एक ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस मतलब बीसीआई ऐसा बनाना कि लोग सिर्फ सोचकर अपने दिमाग से डिवाइसेस कंट्रोल कर पाएं। उनका जो पहला बड़ा टारगेट प्रोडक्ट है वो है टेलीपैथी जैसी क्षमता देना, खासतौर पर उन लोगों के लिए जिन्होंने मतलब अपने हाथ पैर हिलाने की क्षमता खो दी है। और मस्क का एक बहुत बड़ा सपना है इंसानों को एआई के साथ एक तरह से मिला देना। ओह, एआई के साथ मिला देना, ये तो बहुत फ्यूचरिस्टिक लगता है। पर ये होता कैसे है? मतलब तकनीक क्या है? दिमाग और कंप्यूटर जुड़ते कैसे हैं? हाँ, देखिए, इसमें ना एक छोटा सा इम्प्लांट होता है, N1 कहते हैं उसको। N1? हाँ, बिल्कुल सिक्के के साइज का। और उसको ना खोपड़ी के ठीक नीचे फिट कर देते हैं। उसी में बैटरी है, चिप है, सब कुछ। और वो वायरलेस तरीके से चार्ज भी होता है। फिर आते हैं धागे, बहुत ही पतले अल्ट्रा थिन धागे। धागे दिमाग में? हाँ, दर्जनों धागे होते हैं ये। और ये दिमाग की जो बाहरी परत है ना, कॉर्टेक्स, उसमें जाते हैं। पर ये तो बहुत ही क्या कहते हैं डेलिकेट काम होगा। हाँ, बिल्कुल। इसे लगाने के लिए एक खास कस्टम रोबोटिक सर्जन इस्तेमाल होता है। आम सर्जरी नहीं है ये। ये धागे असल में दिमाग के जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है ना, न्यूरॉन्स की फायरिंग, उसको सुनते हैं। फिर वो सारा डेटा वायरलेस तरीके से मतलब ब्लूटूथ से कंप्यूटर या फोन पर भेज देते हैं। और फिर बाहर वाला डिवाइस उन सिग्नल्स को डिकोड करता है, मतलब समझता है। जैसे मान लीजिए इम्प्लांट मोटर कॉर्टेक्स में है जो मूवमेंट कंट्रोल करता है, तो सिर्फ सोचने से ही स्क्रीन पर कर्सर हिलने लगता है। कमाल है सच में। और क्या ये वाकई में हो पा रहा है? अभी वो जो प्राइम स्टडी चल रही, ह्यूमन ट्रायल्स, उसके कुछ नतीजे आए हैं? हाँ, प्राइम स्टडी का खास मकसद यही देखना है कि क्या जिन लोगों को लकवा है वो सुरक्षित तरीके से अपने विचारों से कंप्यूटर या फोन कंट्रोल कर सकते हैं। और शुरुआती नतीजे वो तो काफी चर्चा में रहे। एक मरीज थी जिन्हें एएलएस है, एक गंभीर न्यूरोलॉजिकल बीमारी। उन्होंने सिर्फ सोचकर ऑनलाइन शतरंज खेला। शतरंज सोचकर? वाह। और जो पहले मरीज थे नोलैंड, जिनके हाथ पैर काम नहीं करते, चतुष्पाद, उन्होंने इंटरनेट ब्राउज किया, ट्वीट किए, यहाँ तक कि वीडियो गेम्स भी खेले। नोलैंड का एक कोट भी काफी चला था कि कभी-कभी मैं भूल जाता हूँ कि ये कितना प्रभावशाली है। ये तो वाकई किसी की जिंदगी बदल सकता है पूरी तरह से। निश्चित रूप से। अभी तो सारा ध्यान इसी पर है, मेडिकल एप्लीकेशंस, कैसे खोई हुई फंक्शनैलिटी को वापस लाया जाए। लेकिन हाँ, वो जो लंबी अवधि की बातें हैं, जैसे टेलीपैथी मतलब सीधे विचार शेयर करना या दिमाग में ही गूगल होना, और वो मस्क का एआई से जुड़ने वाला सपना, वो सब अभी बहुत काल्पनिक हैं। उन्हें अभी साबित होना बाकी है। समझा। पर ये सब जितना क्रांतिकारी लगता है उतना ही दिमाग से जुड़ा मामला है, तो रिस्क भी तो होंगे। कुछ लेखों में मेडिकल जोखिमों का जिक्र था। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, ब्रेन सर्जरी तो ब्रेन सर्जरी है, वो अपने आप में गंभीर होती है। इन्फेक्शन का खतरा, ब्लीडिंग का डर या दिमाग को कोई नुकसान पहुंच जाए, ये सब संभावित है। और फिर इम्प्लांट लगने के बाद लंबे समय में क्या होगा? क्या वहां स्कार टिश्यू बनेगा? क्या बॉडी का इम्यून सिस्टम रिएक्ट करेगा? ये सब अभी पूरी तरह पता नहीं है। इसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी है, मतलब ये चलेगा कितना? और अगर निकालना पड़ा या बदलना पड़ा तो वो कितना मुश्किल होगा? ये भी बड़े सवाल हैं। और फिर दिमाग का डेटा, तो प्राइवेसी और सिक्योरिटी, हैकिंग वगैरह का डर, इसकी भी बात हो रही थी। हाँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सोचिए, जब आपके विचार ही डेटा बन जाए तो क्या कोई उन्हें हैक कर सकता है? क्या कोई गलत सिग्नल भेजकर आपको कंट्रोल कर सकता है या नुकसान पहुंचा सकता है? पहचान की चोरी, या जिसे माइंड हैकिंग कहते हैं, सुनने में साइंस फिक्शन लगता है, पर जब वायरलेस लिंक है तो एक अटैक सरफेस तो बनता है ना। सही बात है। और फिर वो नैतिकता वाले पहलू, जैसे मस्क का विजन है कि आगे चलकर स्वस्थ लोग भी इसे लगवाएं।
क्या इससे एक नई तरह की असमानता पैदा होगी? अमीर लोग सुपर ह्यूमन बन जाएंगे? और क्या सिर्फ खुद को बेहतर बनाने के लिए बिना मेडिकल जरूरत के दिमाग की सर्जरी करवाना नैतिक रूप से सही है? ये बहुत बड़ी बहस है। और ये भी कि क्या जो मरीज ट्रायल में हिस्सा ले रहे हैं वो सारे अनजान जोखिमों को पूरी तरह समझकर सहमति दे रहे हैं, मतलब इन्फॉर्म्ड कंसेंट। पारदर्शिता पर भी कुछ सवाल उठे थे पहले। जैसे ही रिपोर्ट्स थीं कि एफडीए ने शुरू में सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए ह्यूमन ट्रायल की अर्जी नामंजूर कर दी थी। अच्छा, एक बात और, एक आम गलतफहमी शायद है। क्या ये डिवाइस दिमाग को सीधा इंटरनेट से जोड़ देता है? नहीं, ये समझना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है। फिलहाल ये इम्प्लांट वायरलेस तरीके से आपके अपने कंप्यूटर या फोन से जुड़ता है। आप विचारों से उस डिवाइस को कंट्रोल करते हैं और वो डिवाइस फिर इंटरनेट इस्तेमाल करता है। दिमाग का सीधा इंटरनेट से कनेक्शन वो अभी साइंस फिक्शन ही है। ओके, ओके। तो मतलब कुल मिला के देखें तो तस्वीर क्या बनती है? उम्मीदें भी हैं, चिंताएं भी हैं काफी। हाँ बिल्कुल। देखिए, उम्मीद तो है, इसमें कोई शक नहीं। नोलन जैसे लोगों के जो अनुभव सामने आए हैं वो प्रेरणा देते हैं। जिन लोगों को विकलांगता है उनके लिए सच में जीवन बदलने वाली चीज साबित हो सकती है। और तकनीक भी, मतलब 1024 इलेक्ट्रोड वायरलेस होना, ये काफी एडवांस्ड है। लेकिन दूसरी तरफ शक की वजहें भी कम नहीं हैं। मस्क की जो टाइमलाइन होती हैं वो अक्सर मिस होती हैं, ये तो हमने देखा ही है। तकनीकी चुनौतियां अभी भी बहुत हैं। ऐसा नहीं है कि सब हल हो गया है। रेगुलेटरी संस्थाएं भी इसे बहुत ध्यान से देख रही हैं। और बीसीआई रिसर्च का इतिहास देखें तो प्रगति थोड़ी धीमी ही रही है। तो हाँ, संक्षेप में कहें तो न्यूरोलिंक अभी विज्ञान और कह सकते हैं विज्ञान कथा के एकदम मुहाने पर खड़ा है। इसमें इलाज और कम्युनिकेशन में क्रांति लाने की जबरदस्त क्षमता दिखती है। लेकिन साथ ही ये हमें मजबूर करता है कि हम सुरक्षा, निजता, समाज पर इसके असर, इन सब के बारे में बहुत गहरे और मुश्किल सवाल पूछें। और शायद एक आखिरी सवाल सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। अगर दिमाग कंप्यूटर से बात कर सकता है, तो क्या भविष्य में कंप्यूटर भी दिमाग से बात कर पाएगा, हमारे विचारों को प्रभावित कर पाएगा? और अगर ऐसा हुआ, तो उसके अनजाने नतीजे क्या हो सकते हैं?